हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 8.1 के भाग 3 में प्रश्न संख्या 10 से लेकर 13 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी का टाइम हो रहा है रात के 3:52। तो इसी के साथ चलिए 10वां प्रश्न हल करते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। देखिए चित्र। दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के, और सेकंड वाला हमें सिद्ध करना है AP = CQ। तो पहले मैं चित्र में आपको समझा देता हूं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात इसकी सम्मुख भुजाएं जो होंगी वो परस्पर बराबर होंगी और समांतर भी होंगी। और आगे कह रहा है कि AP और CQ जो है वो BD पर लंब है, अर्थात AP यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। इसी प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। अब आगे हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के। तो APB इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है और CQD इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होता है तो 3 शर्तों को पूरा करना होता है। तो एक शर्त तो यहीं पर पूरा हो रहा है कि ये 90 अंश का है और ये 90 अंश का है दो त्रिभुजों में। अब दो शर्तों को और पूरा कर लेते हैं। DC = AB, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब एक और कंडीशन है। तो DC समांतर AB और BD जो है तिर्यक रेखा है जो इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण एकांतर अंतः कोण होगा और बराबर भी होगा। तो एंगल एंगल और साइड, इसी प्रकार एंगल एंगल और साइड से इसे हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। और जब यह सिद्ध हो जाएगा तो सेकंड वाला अपने आप प्रूव हो जाएगा CPCT द्वारा, क्योंकि AP और CQ बराबर लिख सकते हैं CPCT द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब इसे हल करते हैं। जो दिया है वह नोट कर लेते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ क्रमशः शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर लंब है। लंब है अर्थात हम लिख सकते हैं, अब आगे चलकर हमें इस त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी और इस त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि APB = CQD, और यह दोनों कितने हैं 90 डिग्री के हैं। तो एंगल APB = एंगल CQD = 90 डिग्री। अब यह आगे काम आएगा, हम लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट दिया है ना। अब यहाँ पर अच्छा एक बात और समझा देता हूँ, क्योंकि आगे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ जो हम लिखते हैं एंगल APB, तो हम बीच वाले एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ P की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार CQD, तो हम बीच वाले एंगल की बात कर रहे हैं, अर्थात एंगल Q की बात कर रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी, अगला जब इसके आगे वाले प्रश्नों को जब हल करेंगे तो वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर भी आपको समझाऊंगा। और चूंकि AB समांतर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो AB समांतर होगा DC के। DC कॉमा तिर्यक रेखा BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तब यहां से हम लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, BD AB और DC को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण एकांतर अंतःकोण होगा और बराबर भी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ABP, इसीलिए
एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू। सी डी क्यू यह है एकांतर अंतःकोण और इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब पहले वाले को हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी बी। अब जिन ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है या सर्वांगसम सिद्ध करना है तो उन्हीं दो त्रिभुजों को लेते हुए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी में अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन पूरा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहां जो दिया है एंगल ए पी बी बराबर एंगल सी क्यू डी, यह दोनों 90 डिग्री हैं और यह दिया हुआ है। अब सेकंड वाला जो हमने एकांतर अंतःकोण से बराबर सिद्ध किया है उसे लिख लेते हैं एंगल ए बी पी बराबर एंगल सी डी क्यू, यह एकांतर अंतःकोण है। या आप इसे समीकरण 1 से लिख लीजिए क्योंकि एकांतर अंतःकोण तो हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। तो समीकरण 1 से, और तीसरा जो है ए बी बराबर डी सी या ए बी बराबर सी डी। तो ए बी बराबर डी सी और यह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब 3 कंडीशंस को हमने पूरा कर लिया है तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी के। अब यह कौन से नियम से हो रहा है? एंगल एंगल साइड। तो लिख लेंगे एंगल एंगल साइड नियम से। अब सेकंड वाला हमें प्रूव करना है ए पी बराबर सी क्यू। तो चूंकि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी, इसे लिख लीजिए ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। सिद्ध किया जा चुका है। इसीलिए हम लिख सकते हैं यदि दो त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ संगत भुजाएं ए पी और सी क्यू आ जाएगा। इसीलिए ए पी बराबर सी क्यू, और यह किसके द्वारा होता है? सी पी सी टी द्वारा। अब हमने इसका इति सिद्धम कर लिया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैसे इसके नीचे भी आप लिख लीजिएगा इति सिद्धम क्योंकि हमने इसे प्रूव किया है ना, या हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में ए बी बराबर डी, ए बी समांतर डी, बी सी बराबर ई एफ और बी सी समांतर ई एफ है। शीर्षों ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। चित्र में दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ एक त्रिभुज है। शीर्ष बी को शीर्ष ई से मिलाया गया है, शीर्ष ए को शीर्ष डी से मिलाया गया है, इसी प्रकार शीर्ष सी को शीर्ष एफ से मिलाया गया है। जो पहला पॉइंट हमें प्रूव करना है, चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी ई डी इस चतुर्भुज की बात हो रही है। तो इसके लिए प्रश्न में दिया गया है ए बी बराबर डी और ए बी समांतर डी। इसके पहले के जितने प्रश्न मैंने हल कराए हैं पिछले भागों में, तो उसमें मैंने बताया है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म या जोड़ा बराबर और एक दूसरे के समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ देखिए एक जोड़ा दिया है बराबर, इस वाले चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ। ए बी बराबर डी और ए बी जो है वो डी के समांतर भी है,
तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यह दिया गया है ऑलरेडी, हमें बस नोट करना है। ये किस प्रकार से होता है ये बता देता हूँ। रेखा ए बी और डी को अगर हम अनंत तक बढ़ाएं तो इनके बीच की जो दूरी होगी वह हमेशा बराबर होगी। तो बी ई जो है वह ए डी के बराबर हो जाएगा। इनके बीच की दूरी बराबर है, इसलिए बी बराबर ए डी, और इनके भी बीच की दूरी बराबर हो जाएगी, तो बी ई समांतर हो जाएगा किसके, ए डी के। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि बी ई बराबर ए डी और बी ई समांतर ए डी, ये आगे काम आएगा थर्ड वाले पॉइंट को प्रूव करने में। और सेकंड वाला पॉइंट भी दिया है, चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो बी ई एफ सी, अब यहाँ देखिए दिया है बी सी बराबर ई एफ, बी सी जो है भुजा वो ई एफ के बराबर है और बी सी समांतर ई एफ है, यह भुजा इसके समांतर में है। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ऑलरेडी दिया गया है, हमें बस नोट करना है इसे। तो चलिए हल करते हैं। जो दिया गया है वह लिख लेते हैं पहले। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई और ए बी समांतर डी ई तथा बी सी बराबर ई एफ और बी सी समांतर ई एफ है। अब पहले पॉइंट को हम प्रूव कर लेते हैं। तो पहला जो है वह चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ए बी ई डी में चूंकि ए बी बराबर डी और ए बी समांतर डी ई, ए बी बराबर डी ई तथा ए बी समांतर डी ई, यह दिया गया है, दिया है। इसीलिए चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। अब इसका कारण लिख लेते हैं। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म या जोड़ा, एक युग्म बराबर, युग्म को हम जोड़ा भी बोलते हैं, जोड़े में बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा। अब इसे हमने सिद्ध कर लिया तो लिख सकते हैं इति सिद्धम। इसका इति सिद्धम हो गया। अब अगले वाले का इति सिद्धम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वाले का भी आप ध्यान रखिएगा। बी सी बराबर ई एफ दिया है और बी सी समांतर ई एफ दिया है, तो बी ई बराबर हो जाएगा सी एफ के और बी ई जो है समांतर हो जाएगा सी एफ के। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इन्हीं दोनों की सहायता से जो दो पॉइंट्स मैंने बताया उसकी सहायता से हम तीसरे पॉइंट को सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहले हम दूसरे पॉइंट को सिद्ध कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दूसरा है चतुर्भुज बी ई एफ सी में चूंकि
बी सी बराबर ई एफ तथा बी सी समांतर ई एफ, यह दिया गया है। इसीलिए चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। इसका कारण भी आप सेम लिखेंगे कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसका कारण भी आप लिख लीजिएगा। अब चलिए थर्ड, ये इसे भी हमने सिद्ध कर लिया है तो लिख लीजिए इति सिद्धम। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट को प्रूव करेंगे। तो तीसरा जो पॉइंट है उसे मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। हमें सिद्ध करना है ए डी समांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ है। अब इसे किस प्रकार से सिद्ध करेंगे पहले मैं आपको समझा देता हूं। अभी हमने ए बी ई डी और बी ई सी एफ या एफ सी को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। अब देखिए यहां से हम बी ई बराबर ए डी और बी ई समांतर ए डी लिख सकते हैं। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि बी ई बराबर सी एफ और बी ई जो है सी एफ के समांतर है। अर्थात यही मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बी ई बराबर इस वाले चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ ए डी और बी ई समांतर ए डी, है ना। इसे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे और उसी प्रकार इस वाले समांतर चतुर्भुज की बात करूं तो लिख सकता हूं कि बी ई बराबर सी एफ और बी ई जो है वह समांतर है सी एफ के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं दोनों में। अब इन दोनों में देखिए बी ई जो है वो कॉमन आ रहा है तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए डी बराबर सी एफ और इन दोनों में भी जो समांतर लिखा है मैंने इनमें भी कॉमन क्या आ रहा है बी ई, तो यहाँ से ए डी समांतर हो जाएगा सी एफ के और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसे लिख लेते हैं, लिखकर प्रूव करते हैं। चूंकि ए बी ई डी और बी ई एफ सी समांतर चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज हैं, इससे हमने ऊपर सिद्ध किया हुआ है तो लिख लेते हैं ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर बी ई और ए डी समांतर बी ई, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है। अब इसका कारण लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब ए बी ई डी में से हमने लिखा है ए डी बराबर बी ई और ए डी समांतर बी ई। अब बी ई एफ सी में हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार बी ई बराबर सी एफ और बी ई समांतर सी एफ। इसका भी कारण सेम लिखेंगे, इसे बना लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो ए डी बराबर बी ई है और बी ई बराबर सी एफ है, तो बी ई दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर बी ई
बराबर सी एफ और ए डी समांतर है बी ई के, और बी ई जो है वह समांतर है सी एफ के। तो हम लिख सकते हैं ए डी समांतर बी ई समांतर सी एफ। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसीलिए ए डी बराबर सी एफ और ए डी समांतर सी एफ, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ भी लिख लेते हैं, इसे बना लीजिएगा समीकरण नंबर 3, और फिर इति सिद्धम, हमने इसे प्रूव कर लिया है। तो इसका भी हमने इति सिद्धम कर लिया। अब इसका जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही आसान है। दिया है कि ए सी नहीं, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ देखिए ए सी एफ डी की बात हो रही है। चलिए चित्र में देख लेते हैं। ए सी एफ डी इस चतुर्भुज की बात हो रही है। तो अभी हमने प्रूव किया है कि ए डी जो है वो सी एफ के बराबर है और ए डी जो है वो सी एफ के समांतर भी है। तो इसलिए ए सी एफ डी जो है वह समांतर चतुर्भुज होगा। यही पॉइंट तो हमें प्रूव करना है, क्योंकि वही रीजन है, किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट को भी हम नेक्स्ट पेज पे प्रूव कर लेते हैं। तो चौथा है चतुर्भुज ए सी एफ डी में चूंकि ए डी बराबर सी एफ और ए डी समांतर सी एफ, यह भी हमने समीकरण 3 में सिद्ध किया है। ए डी बराबर सी एफ और ए डी समांतर सी एफ। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं समीकरण 3 से, या आप अगर समीकरण 3 न बनाते उसे तो आप लिख सकते थे कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, तो इसका भी हम रीजन लिख लेते हैं। तो अभी तो इसे लिखना है, इसलिए क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका भी कारण सेम लिख लेते हैं। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज होगा। तो यह हो गया। अब पांचवा पॉइंट जो है वह प्रूव कर लेते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू डी एफ या एफ डी। तो अब देखिए यहाँ इस चतुर्भुज, चलिए चित्र में देख लेते हैं, बार बार चित्र को ही देखना पड़ेगा। ए सी एफ डी को अभी हमने प्रूव किया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए डी बराबर सी एफ और ए डी समांतर सी एफ, ये तो हम प्रूव कर चुके थे। तो अगर यह समांतर चतुर्भुज है तो ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा और ए सी समांतर डी एफ। लेकिन हमसे सिर्फ यही पूछा है कि ए सी बराबर डी एफ। तो हम पहले क्या रीज़न लिखेंगे, जो हमने प्रूव किया है उसे लिख लेते हैं। अभी हमने प्रूव कर लिया इससे कि चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वह बराबर होती है। तो यही लिखेंगे पांचवें में, चूंकि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध
किया जा चुका है, इसीलिए AC बराबर FD। अब यहाँ यह भी पूछ सकता था कि AC बराबर FD और AC समांतर FD, यह सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि ACFD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, हम प्रूव कर चुके हैं, तो लिख सकते हैं कि AC बराबर FD और AC समांतर FD, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो इसका रीजन लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। यह हो गया। अब इससे बना लीजिए समीकरण नंबर 3। अब जो है छठवां पॉइंट है उसे प्रूव करना है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो त्रिभुज ABC और जिन्हें हमें सर्वांगसम प्रूव करना होता है वही त्रिभुज हम लेते हैं, तो त्रिभुज DEF में। अब देखिए इस चित्र में देख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको क्लियर कराऊंगा। सॉरी, इसे आप समीकरण नंबर 4 बना लीजिएगा, क्योंकि समीकरण 3 तो ऑलरेडी हम पीछे बना चुके हैं ना, तो ये भूल से मैंने लिख दी। तो ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। दो त्रिभुज हमें सर्वांगसम प्रूव करने हैं, तो चलिए चित्र देख लेते हैं। ABC समांतर है DEF, सॉरी समांतर नहीं, सर्वांगसम हमें प्रूव करना है ना, कॉन्ग्रुएंट। तो ABC और DEF, देखिए चित्र यहाँ प्रश्न में ही दिया गया है कि AB जो है वो DE के बराबर है, यह वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है। अब 3 शर्तें हमें पूरी करनी होती हैं किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, और आगे दिया है BC जो है वो EF के बराबर है। और अब भी हमने जो समीकरण नंबर 4 बनाया है उसमें ये सिद्ध किया कि AC जो है वो DF के बराबर है। तो 3 शर्तें हमने पूरी कर दी, साइड साइड साइड, इसी प्रकार साइड साइड एंड साइड। तो साइड 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 नियम से क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। AB बराबर DE, यह दिया हुआ है, और BC बराबर EF, यह भी दिया हुआ है। और अब भी हमने समीकरण 4 से प्राप्त किया है AC बराबर FD, तो AC बराबर FD समीकरण 4 से। इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। और कौन से नियम से हमने किया है, SSS नियम से। तो इसके 6 पॉइंट्स जो थे वो सारे हमने सिद्ध कर लिए हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे भी इति सिद्धम। यह प्रश्न हल हो गया, जो कि काफी लंबा था। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न 12वां है। 12वां प्रश्न है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC और AD बराबर BC है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले ये समझा देता हूं। यहां पर दिया है AB समांतर DC, तो AB समांतर DC, इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर या समांतर नहीं होती हैं। हाँ, बराबर हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है AD = BC, अर्थात यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके समांतर में है। तो इस प्रकार की आकृति को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। पहला जो पॉइंट प्रूव करना है, एंगल A = एंगल B, इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी कि AB को बढ़ाइए, AB को हम बढ़ाएंगे और C से होकर DA के समांतर, तो DA के समांतर C से होते हुए एक रेखा खींचते हैं जो AB को E पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है। कुल मिलाकर हमें इसे एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, उसी की सहायता से एंगल A = एंगल B यह प्रूव कर पाएंगे। और एंगल C = एंगल D,
इसे हमें सिद्ध करने के लिए सहअंतःकोणों का उपयोग करना पड़ेगा। और थर्ड वाला जो है वो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के, तो इसके लिए हमें विकर्ण बनाना पड़ेगा। एक विकर्ण अगर यहाँ पर बनाया तो ABC हो जाएगा त्रिभुज, और एक विकर्ण अगर यहाँ पर बनाया तो BAD। तो इन दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होगा, और जब यह सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो अपने आप विकर्ण AC और विकर्ण BD बराबर है, यह सिद्ध हो जाएगा CPCT द्वारा। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, तभी क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो चलिए हल करते हैं। जो दिया हुआ है वह नोट कर लेते हैं पहले। दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर BC और AD बराबर BC है। मैंने पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था कि कोई एंगल अगर ABA बराबर ABC, सॉरी एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ एक एंगल ABC बराबर CAB इस प्रकार से दिया है, तो हम जिस एंगल की बात करते हैं वह बीच का एंगल होता है। अगर इन्हें हमें सिंगल लिखना हो तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A लिखेंगे। हम बीच के एंगल की बात करते हैं जब भी इस प्रकार से लिखा होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें काम आएगा आपको, ठीक है। तो यह दिया हुआ है। अब यहाँ पर रचना हुई है तो आपको लिखना पड़ेगा कि AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करे। तो सेम ये पॉइंट उतार लीजिएगा, या अपने से आप बना सकते हैं कि रेखा AB का विस्तार करते हैं तथा एक रेखा CE खींचते हैं जो DA के समांतर है। रेखा CE रेखा AB के बढ़े हुए भाग को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं, या फिर जो दिया हुआ है वह रचना करके आप रचना हेडिंग डाल के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट उपपत्ति कर रहा हूँ जिससे कि समय का बचत हो। तो उपपत्ति फर्स्ट वाले का करते हैं, जो कि हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर हमने रचना द्वारा ADCE को समांतर चतुर्भुज बना लिया है, तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ADCE में AD बराबर CE यह रचना द्वारा हमने प्राप्त किया है। यह जो भुजा है वह इसके बराबर है क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसे लिख लीजिए रचना द्वारा। और AD बराबर BC, या तो दिया हुआ है ऑलरेडी AD बराबर BC, तो लिख लेते हैं दिया है। यहाँ देखिए तो AD बराबर CE है और AD बराबर BC है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं BC बराबर CE। इसलिए इन दोनों में AD कॉमन है ना, तो BC बराबर CE। अब इससे बना लीजिए आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यदि मैं ट्रायंगल CBE को लूँ तो BC बराबर BC जो है वो CE के बराबर है। तो किसी अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए अब त्रिभुज CBE में BC बराबर CE समीकरण 1 से इसीलिए इसकी सम्मुख जो कोण होंगे, इनके जो सम्मुख कोण होंगे वह बराबर होंगे। तो BC का जो सम्मुख कोण है, इसके सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण यह है, तो लिख सकते हैं कोण CEB। तो कोण CEB किसके बराबर हो जाएगा, CE के सामने का कोण यह है, तो लिख सकते हैं CBE। तो कोण CBE के बराबर हो जाएगा। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे हल करते हैं।
अब यहाँ पर मैं AD समांतर, अब पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको चित्र में समझाता हूँ। AD समांतर CE तिर्यक रेखा AE इन्हें प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो अब चलिए चित्र में समझ लेते हैं। AD जो है वो CE के समांतर है और AE जो है यह रेखा इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण, यह दोनों क्या होगा? सहअंतः कोण होगा और इनका योग कितना होता है? 180 अंश। तो यही लिख रहा हूं मैं। इसीलिए कोण DAD प्लस कोण CEB बराबर 180 अंश। यह है सहअंतः कोण, सहअंतः कोण। अब फिर से चित्र देख लेते हैं। कोण BAD, इस कोण की बात हो रही है, BAD ये वाला कोण, और CEB इसे हम BEC भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ना CEB, तो इसलिए इसे मैं CEB लिख रहा हूँ, ये वाला कोण। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश, और यह क्या कहलाएंगे? सहअंतः कोण। अब यहीं पर मैं चेंज कर सकता हूँ, CEB की जगह क्या लिख सकता हूँ? CBE। ये हमने प्रूव कर लिया है समीकरण 3 में। तो कोण BAD प्लस कोण CBE बराबर 180, सॉरी CBE, इसे CBE लिखना है, इरेज कर लेते हैं। CBE बराबर 180 अंश। यह हमने समीकरण 3 में देखा था कि CEB बराबर CBE है। तो समीकरण 3 से अब यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं, एक मान प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे समझाता हूँ आपको कि किस प्रकार से होगा। CBE को यहीं पर रहने देते हैं, तो कोण CBE बराबर, इसे इधर लाते हैं, तो 180 माइनस कोण BAD हो जाएगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। परंतु पहले इसे भी लिख लेता हूं, फिर समझाता हूं कि ये किस प्रकार से हुआ है। कोण ABC प्लस कोण CBE बराबर 180 अंश। यह रैखिक युग्म है, अर्थात लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। अब चलिए चित्र में समझ लेते हैं इसे। ABC यह वाला कोण और CBE यह वाला कोण, यह दोनों मिलाकर कितने बनेंगे? 180 अंश, क्योंकि यह रैखिक युग्म बना रहे हैं। सीधी रेखा पर बनने वाला एक तरफ का कोण 180 अंश का होता है, तो यही मैंने लिखा है। अब देखिए CBE की जगह हम इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो ये अगर रख लेंगे तो हमें प्रूव हो जाएगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। तो चलिए यही करेंगे। एंगल ABC प्लस, इसकी जगह पर मैं इसे रख रहा हूं, तो 180 माइनस एंगल BAD इज इक्वल टू 180, और ये हमने लिखा है समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से। अब इन दोनों को उठाकर इधर करते हैं, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180, और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 180, और यह जो है वह प्लस में हो जाएगा एंगल BAD। ये प्लस में माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD। अब यहाँ से हमें मिल गया, देखिए बीच वाले एंगल की बात हो रही है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, या फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और हमने इसे प्रूव कर लिया, तो लिख लेते हैं इति सिद्धम। तो पहला पॉइंट तो प्रूव हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो है वो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे हल करते हैं। अब सेकंड वाला भी मैं पहले नोट कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको चित्र में समझाता हूँ, ठीक है।
तो ए बी समांतर बी सी तिर्यक रेखा ए डी और बी सी इन्हें प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अब चलिए चित्र में देख लेते हैं। ए बी समांतर डी सी ये ऑलरेडी दिया हुआ है और ए डी और बी सी इन्हें प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनके एक तरफ बनने वाला कोण ये एंगल और ये एंगल सहअंतः कोण होगा 180 अंश का। इसी प्रकार यह एंगल और ये एंगल 180 अंश का होगा, यह भी सहअंतः कोण होगा। ठीक है, तो इसे हम चलिए नोट करते हैं। इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 अंश, यह है सह अंतः कोण। और एंगल बी प्लस एंगल बी को मैं हमेशा डी लिख देता हूँ भूल से, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एक्स 180 अंश। यह भी क्या है, सह अंतः कोण है, सह अंतः कोण। अब दाया पक्ष बराबर है अर्थात सह अंतः कोण बन रहे हैं 180 और 180, तो दाया पक्ष अगर बराबर है तो बाएं पक्ष को हम बराबर लिख सकते हैं। तब एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। अब हम जानते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, तो या तो एंगल ए की जगह मैं एंगल बी रख दूं या तो एंगल बी की जगह एंगल ए रख दूं। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू यहाँ पर एंगल ए रख दे रहा हूँ प्लस एंगल सी। इसका रीजन लिख लेते हैं, चूंकि कोण ए बराबर कोण बी यह ऊपर हमने सिद्ध कर लिया है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कोण डी बराबर कोण सी या कोण सी बराबर कोण डी, यह भी सिद्ध हो गया। तो इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम। अब 2 पॉइंट्स और बचे हैं जिन्हें हमें प्रूव करना है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं। यहाँ मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि क्लियरली समझ में आए कि थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें हमें क्या प्रूव करना है। तो इस प्रकार से है, ये है ए बी और सी डी और ये पॉइंट है ई। यहाँ हमें त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी डी ये प्रूव करना है, तो हमें विकर्ण खींचना पड़ेगा इसके लिए। अब त्रिभुज ए बी सी जो है वह यह वाला त्रिभुज है और बी ए डी जो है वह ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों को सर्वांगसम हमें सिद्ध करना है। तो थर्ड वाला पॉइंट, जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होता है उन्हीं त्रिभुजों को हम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में देख लेते हैं क्या क्या बराबर आता है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात हो रही है, तो ए डी बराबर बी सी यह दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में ही। और ये जो भुजा है, पहले एंगल बराबर कर लेते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी यह हम सिद्ध कर चुके हैं, और यह वाली जो भुजा है इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है या उभयनिष्ठ है। तो एस ए एस से हम इसे साइड एंगल साइड से इसे सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। तो ए डी बराबर बी सी यह दिया हुआ है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। या तो वहां पर आप उसे समीकरण मान लेते और यहां पर लिख देते कि समीकरण 3 या 4 जो भी आपने बनाया था उससे, ठीक है। और फिर ए बी यह वाली जो भुजा है इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो ए बी बराबर बी ए यह उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा।
अब तीन शर्तों को हमने पूरा कर लिया है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। और ये कौन से नियम से हुआ है? साइड एंगल साइड नियम से। अब यह भी सिद्ध हो गया, तो चौथा तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। चौथा जो कि है विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है, तो विकर्ण AC और BD को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो यह दोनों त्रिभुज जो है वह सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो मैं विकर्ण A और C और B और D को बराबर लिख सकता हूँ CPCD द्वारा। तो चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, इससे हमने सिद्ध कर लिया है, तो ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं AC बराबर BD। तो यह दोनों क्या है? विकर्ण ही तो है, इस समलंब चतुर्भुज के यह विकर्ण है। यह किसके द्वारा हुआ है? CPCD द्वारा। अतः विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। अब इसे भी हमने सिद्ध कर लिया था, तो यहाँ पर भी आप इति सिद्धम लिख लीजिएगा, और इसे भी हम प्रूव कर चुके हैं चौथे वाले को, तो यहाँ पर भी आप इति सिद्धम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न भी हल हो गया। अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण क्रमशः 3x - 2 डिग्री और 50 - x डिग्री है। चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। अगर इन दोनों को बराबर रखा जाए तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, और इसी की सहायता से बाकी के जो बचे हुए दो कोण हैं उनकी भी माप हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और इसे नाम दे देते हैं ABCD। यहाँ पर B कोण की माप 3x - 2 डिग्री ले रहा हूँ और D कोण की माप 50 - x डिग्री, जिससे कि आंसर बिल्कुल आपके क्वेश्चन बुक से मैच करें। और अगर मैच नहीं करता है तो आप कमेंट करके कहते हैं कि सर आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है बुक से, तो इसलिए। और आप चाहे तो कोण A और कोण C को भी ये मान सकते हैं, लेकिन आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हो और किसी प्रकार से हम या तो इस कोण की माप ज्ञात कर लें या तो इस कोण की माप ज्ञात कर लें, तो यह सम्मुख कोण है। अगर A ज्ञात कर रहे हैं तो C अपने आप ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों बराबर होंगे। ठीक, यह किस प्रकार से होता है ये डिटेल में मैं समझाता हूँ। समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 अंश। आसन्न कोण अर्थात लगातार कोण ले लीजिए, यह कोण और यह कोण लीजिए, तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश। या तो फिर ये कोण और ये कोण लीजिए, तो भी इनका योग कितना होगा? 180 अंश। या तो फिर यह कोण और फिर यह कोण लीजिए, इनका भी योग कितना होगा? 180 अंश। इसी प्रकार यह कोण और यह कोण का योग भी 180 अंश ही होगा। तो इसलिए आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो चलिए अब हल करते हैं इसे। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तथा कोण B बराबर 3x - 2 डिग्री और कोण D बराबर 50 - x डिग्री, यह मान लिया। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए कोण B बराबर कोण D। अब इनके मान रख लेते हैं। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स। अब चर राशियों को एक साइड लाते हैं और अचर राशियों को दूसरी साइड भेजते हैं। तो 3x के साइड में मैं ला रहा हूँ माइनस एक्स को, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और 50 के साइड में मैं 2 को भेज रहा हूँ, तो 50 माइनस 2 इधर आकर प्लस 2 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ेगा तो 4x इज इक्वल टू 52। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13 प्राप्त हो गया। तो इसीलिए तब एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल B बराबर कितना है, 3x माइनस 2 है, तो x की वैल्यू रख देते हैं। तो 3 गुणित 13 माइनस 2, तो 13 3 39 होता है, और 39 में से अगर 2 को निकाला तो कितना बचेगा, 37 डिग्री। और कोण D बराबर, यह भी 37 डिग्री ही आएगा, आप चाहे रख के देख लीजिए। 50x है, 50 माइनस एक्स है, सॉरी। तो 50 माइनस 13 करेंगे तो भी कितना आएगा, 37 डिग्री। ठीक, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है, तो यह ज्ञात हो गया। और अब तथा, चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं। तथा समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इसीलिए आप कोई भी दो कोण ले लीजिए अपने सुविधानुसार, या तो इस कोण को और इस कोण को ले लीजिए, या फिर इस कोण और इस कोण को, या तो फिर इस कोण और इस कोण का योग ले लीजिए, और या तो फिर इस कोण और इस कोण का। तो मैं यहाँ पर कोण D और कोण C को ले रहा हूँ। कोण D प्लस कोण C बराबर 180 अंश होना चाहिए। कोण D बराबर हमने ज्ञात किया कितना है, 37, प्लस कोण C बराबर 180। अब कोण C को यहीं रहने देते हैं और इसे इधर लाते हैं, तो 180 माइनस 37 बराबर कितना आ जाएगा, 143। तो कोण C बराबर कितना ज्ञात हो गया, 143। अब हम जानते हैं कि पहले लिख चुके हैं इसे, कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण C का जो सम्मुख कोण है वह कोण A है, तो इसलिए हम लिख लेंगे अब कोण C बराबर कोण A बराबर 143 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमने चारों कोणों का मान ज्ञात कर लिया, तो लिख सकते हैं अतः समांतर चतुर्भुज के कोण क्रमशः कोण A बराबर 143 डिग्री, कोण B बराबर 37 डिग्री, कोण C बराबर 143 डिग्री, तथा कोण D बराबर 37 डिग्री है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसे हमने हल कर लिया। अब अगले वाले पार्ट में मैं सारे प्रश्नों को हल कर दूंगा, तो वो लास्ट पार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।